So in this video, we will discuss about semiconductors. So what are semiconductors? देखो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर्स होते हैं और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर्स होते हैं. इनकी जो कंडक्टिविटी है दैट लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. So these are the materials. These are the materials, the conductivity of which lies between those of conductors and insulators. For example, like for metal conductors, इनकी जो कनेक्टिविटी होती है तो दैट इज अराउंड 10 raised to power 2 to 10 raised to power 8 ohm inverse meter inverse. So this is the conductivity of metals, whereas those of insulators, the conductivity of insulators lies between 10 raised to power minus 11 to 10 raised to power minus 19 ohm inverse meter inverse. यानी कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टर्स काफ़ी ज़्यादा होती है एंड फॉर इंसुलेटर्स ये काफ़ी कम होती है. एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है. तो लाइक फॉर सेमीकंडक्टर्स conductivity lies between 10 raised to power 5 to 10 raised to power minus 6 ohm inverse meter inverse. तो क्वेश्चन ये भी कि why semiconductors are so important. हाँ जी, why semiconductors are so important. तो आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो सारे सेमीकंडक्टर से बने होते हैं. तो वाई सेमीकंडक्टर्स आर सो इम्पोर्टेंट. तो भी ऐसी क्या खास बात है इनके अंदर कि जिसकी वजह से ये इतने इम्पोर्टेंट हैं. तो उसका रीजन ये है भी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं. अपने मन चाहे तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. सो इट इज बिकॉज controlled flow of electrons can be obtained in these materials. Controlled flow of electrons can be obtained in these materials. इसके बाद अभी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स.
So we can have two types of semiconductors. So first is elemental semiconductors like silicon and germanium, and second is compound semiconductors. और कंपाउंड फिर तीन तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. तो इनऑर्गेनिक में ये वाले हो गए कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फास्फाइड. ऑर्गेनिक में एंथ्रासीन, डोप्ड, थाइलोसाइनाइंस एटसेट्रा. और ऑर्गेनिक में पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन एटसेट्रा. लेकिन आजकल जो मोस्टली जो अवेलेबल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, या तो वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, या फिर वो कंपाउंड में इनऑर्गेनिक वाले हैं, एंड कंपाउंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स. लेकिन 1990 के बाद कुछ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स को भी डेवलप किया गया है. लेकिन अभी जो सेमीकंडक्टर्स हम यूज करते हैं वो मोस्टली या तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं या फिर वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक वाले सेमीकंडक्टर्स हैं. But in this chapter we will discuss mainly about elemental semiconductors. So in this chapter we discuss mainly about elemental semiconductors. और जो भी हम कंसेप्ट इनके बारे में पढ़ेंगे तो that by and large apply to most of the compound semiconductors as well. तो भाई आप ये एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना इसको शुरू से, स्टार्टिंग से यहाँ तक पढ़ लेना. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स. देखो कोई मटेरियल जो है दैट विल बिहेव लाइक कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर. So that depends on the energy bands in that solids. तो ये एनर्जी बैंड क्या होते हैं अभी? देखो जब कोई एटम आइसोलेटेड होता है तो उसमें एनर्जी लेवल्स होती हैं. इन एन आइसोलेटेड एटम we have energy levels like 1s, 2s, 2p etc. So we have energy levels. But in solids तो सॉलिड बनता है भी खूब सारे एटम्स को मिला के सॉलिड बनता है. तो जब एटम्स को मिला के सॉलिड बनता है तो फिर एटम अब वहां पे आइसोलेटेड नहीं है. वन एटम इज सराउंडेड बाय सो मेनी अदर एटम्स. तो बट इन सॉलिड्स तो वेयर एटम्स आर नॉट आइसोलेटेड so in solids we have energy bands. तो अब इसको समझने के लिए देखो तो consider an isolated atom.
तो इन एन आइसोलेटेड एटम, जब किसी एटम के आसपास कोई और दूसरा एटम नहीं है, तो इन एन आइसोलेटेड एटम वी हैव एनर्जी लेवल्स like 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, etc. And electrons present in these levels, and electrons present in these levels have a definite amount of energy. तो जैसे मान लो ये लेवल्स हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, etc. तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक डेफिनेट फिक्स होगी और दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी। ऐसे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन दोनों की एनर्जी भी अपनी फिक्स होगी और दोनों की सेम होगी। ऐसे 2b में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी फिक्स होगी अपनी अपनी और इन सबकी सेम होगी। ऐसे 3s में 2 और ऐसे ही 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। अब इसमें देखो भी किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कैसे बनती है। जैसे मान लो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, बेसिकली वो एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन with the other electrons of the atom and also with the nucleus of atom. So energy of an electron in a particular subshell in a particular level is due to its interaction with other electrons of the same atom with other electrons and also nucleus of the same atom. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है तो उसका बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन होगा और न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा। तो इन रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी बनेगी उसकी, तो दैट विल बी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
in that particular energy level. ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब किसी इलेक्ट्रॉन जब किसी आइसोलेटेड एटम के अंदर होता है तो उसकी अपनी एनर्जी एक फिक्स होती है। लेकिन अगर हम सपोज खूब सारे एटम्स को मिला के एक सॉलिड बनाएं तब क्या होगा भाई? Now what happens if a large number of atoms are combined to make a solid? तो जब हम खूब सारे एटम्स को मिलाकर एक सॉलिड बनाएंगे तो उसमें एटम्स आपस में काफी क्लोज आ जाएंगे और फिर किसी एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर अपने जो दूसरे एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो नाउ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम will also start interacting with the electrons and nucleus of neighboring atoms. And due to this interaction, the energy of the electrons will start changing. And due to this, the energy of electrons will start changing. तो फिर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं भी जो वेरियस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2 s2p, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए मान लो जैसे हमारे पास एक हमने n एटम्स को मिला के एक सॉलिड बनाया, फॉर एग्जांपल लेट n atoms are combined to make a solid. तो मान लो हमने n एटम्स को मिला करके एक सॉलिड बनाया, तो जब शुरू में एटम्स अभी एक दूसरे से दूर दूर हैं तो व्हेन एटम्स आर आइसोलेटेड, यानी अभी एटम्स एक दूसरे से काफी दूर हैं और आप उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, जब व्हेन एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो किसी एक एटम के अंदर 1s2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है, तो उन सभी एटम्स के मिला के 1s में हो जाएंगे 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So total number of electrons in 1s level of all n atoms will be
2n, और ऐसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2s लेवल ऑफ ऑल एटम्स, तो दैट इज आल्सो 2n। 2p के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6n। एक एटम के अंदर 6 होते हैं, तो n एटम्स के अंदर हो जाएंगे 6n। ऐसे 3s में 2 हो जाएंगे 2n, और 3p में 6n हो जाएंगे। तो we have 6n electrons of 3p level, और इन सबकी एनर्जी सेम होगी when atoms are far away from each other। Similarly 3s के 2n होंगे, 2n electrons of 3s level, and so on। अब मान लो इन एटम्स को हम पास ले आए टू मेक द सॉलिड। नाउ एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर। तो जब एटम्स को पास लाएंगे तो किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से उनकी एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो नाउ एटम्स आर व्हेन एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर, तो फिर किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर उनकी एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट चेंजिंग। Now it is found that, तो जैसे अगर हम 3p लेवल की बात करें, तो जो 3p में जो 6n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी एनर्जी जब एटम्स आइसोलेटेड थे तो इनकी एनर्जी सबकी सेम थी 6n इलेक्ट्रॉन्स की। बट व्हेन द एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर, तो फिर जो ये 6n इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इट इज फाउंड दैट change in energy of all electrons is not same। अभी हम बात कर रहे हैं सपोज 3p लेवल की। तो कंसिडर 3p लेवल। तो 3p लेवल के जो 6n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब एटम्स को पास लाएंगे एक दूसरे के, तो इन 6n इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इट इज फाउंड दैट चेंज इन एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट सेम। तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पहले से कम हो जाती है और कुछ की पहले से बढ़ जाती है।
for some electrons, energy decreases and for some electrons, energy increases. तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पहले से कम हो जाती है और जो चेंज है वो भी सब में सेम नहीं होता। किसी में डिक्रीज ज्यादा होता है, किसी में डिक्रीज कम होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से कम हो गई और कुछ की पहले से ज्यादा हो गई। कुछ की एनर्जी पहले से ज्यादा हो गई। तो मान लो ये मिनिमम एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की और ये मैक्सिमम एनर्जी है। तो फिर जो 6n इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी एनर्जी इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी। So energy of all these 6n electrons, energy of all the 6n electrons will be arranged continuously from some minimum to some maximum value. तो इस तरह से भी जो ये 6n इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सबकी एनर्जी एक मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कंटिन्यूअसली अरेंज हो जाएगी और किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी। And no two electrons will have same energy. No two electrons will have same energy. तो ये आप यहां से भी देख सकते हो। Inside the crystal, each electron has a unique position and no two electrons see exactly the same pattern of surrounding charges. So because of this, each electron will have a different energy level. तो ये लाइन आप इसमें आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। फिर आगे लिखा है कि these different energy levels with continuous energy variation form what are called energy bands. तो फिर जो ये कलेक्शन है अभी हमारे पास, ये जो कलेक्शन हो गया एनर्जी लेवल्स का, तो पहले ये एक ही एनर्जी लेवल था बट नाउ इट इज ए कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स, तो उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो ये हो गया अभी एनर्जी बैंड। So this collection of energy levels energy levels
in which the energy of electrons varies from some minimum to some maximum value. So that is known as energy bands. तो इस तरह से भी जब हम खूब सारे एटम्स को पास लेके आए टू मेक अ सॉलिड, तो जो एनर्जी लेवल था पहले 3p, तो वो एनर्जी बैंड में स्प्लिट हो गया. तो एनर्जी लेवल 3p splits into energy band. So we can say that when atoms are brought closer, energy levels split, energy levels split to form energy bands. And this similar type of splitting will also occur with the other energy levels. तो जो 3s, 2p, 2s, 1s, तो ये वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं, तो स्प्लिटिंग इनके साथ भी होगी, तो इनका भी एनर्जी बैंड बन जाएगा. So they also convert into energy bands. तो इस तरह से इनके भी एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे. लेकिन जो अंदर वाले शेल्स हैं 1s, 2s, इनकी स्प्लिटिंग थोड़ी कम होगी, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल इंटरेक्ट लेस विद द नेबरिंग एटम्स, तो इनमें स्प्लिटिंग थोड़ी कम होगी या ना के बराबर होगी. तो इनमें स्प्लिटिंग काफी कम होगी, तो 1s में तो ना के बराबर ही होगी. तो जो लेवल जितना ज्यादा बाहर होगा उसमें स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे विल इंटरेक्ट मोर विद द नेबरिंग एटम्स. तो इस तरह से भी ये एनर्जी बैंड्स बन गए. अब जैसे मान लो कोई बैंड है ये, तो ये हो जाएगा टॉप ऑफ द बैंड, और ये हो जाएगा बॉटम ऑफ बैंड. ऐसे जो 3s है इसका ये टॉप हो जाएगा और इसका ये बॉटम हो जाएगा. एंड सिमिलरली नीचे वालों के लिए. और जो ये गैप है बिटवीन द टॉप ऑफ ए बैंड एंड द बॉटम ऑफ नेक्स्ट बैंड, इसको बोलते हैं बैंड गैप. तो जो ये बैंड गैप होता है भी, यहाँ पे कोई एनर्जी लेवल अवेलेबल नहीं होता. सो नो इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन द बैंड गैप. So this is also band gap. This is also band gap. So no electron can stay in band gap. Because
no energy level is available in band gap. तो यहाँ पे कोई एनर्जी लेवल अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन केवल इन बैंड, जो एनर्जी बैंड्स हैं, तो यहीं पे स्टे कर सकती हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर बैंड में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती, सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। तो इस तरह से भी जो एनर्जी लेवल्स हैं, तो दे कन्वर्ट इनटू एनर्जी बैंड्स। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है, तो किसी एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन मिलकर के जो एनर्जी बैंड बनाएंगे उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। सो द एनर्जी बैंड which includes the energy levels of valence electrons, energy levels of तो एनर्जी बैंड से the energy band which includes the energy levels of valence electrons is known as valence band। तो ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के जो बैंड बनाएंगे उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। और उसके ऊपर के जो बैंड्स होंगे वो एम्प्टी होंगे, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। एंड द एनर्जी बैंड above the valence band is called conduction band। तो जैसे मान लो ये वैलेंस बैंड है which is made by outermost electrons, और ये कंडक्शन बैंड है। तो अगर हम बात करें 0 केल्विन टेम्परेचर पे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर all the valence electrons reside in valence band, and valence band will be fully filled. Valence band will be fully
filled. तो जो वैलेंस बैंड है ये फुली फिल्ड होगा, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होंगे। And conduction band will be empty. And conduction band will be empty. Means no electron will lie in conduction band. So no electron is present in conduction band. तो ठीक है भी, तो बेसिकली जब हम एटम्स को पास लाते हैं तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट होके एनर्जी बैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मिलकर के जो बैंड बनाते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और उसके ऊपर के जो बैंड्स हैं उनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं ईजी। तो ईजी को बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, इन एनर्जी ऑफ दिस बैंड गैप, तो दैट इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप। या फिर इस ईजी को हम फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड गैप, फॉरबिडन बैंड गैप। तो 0 केल्विन पे सभी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर होंगे और वैलेंस बैंड फुली फिल्ड होगा, और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इट विल बी एम्प्टी। So these are valence band and conduction band. A value of Eg depends upon the nature of material, and this value of Eg depends upon the nature of material. अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, then it requires energy at least equal to Eg. तो किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी जो Eg या उससे ज़्यादा, मतलब Eg या उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन to go from valence band to conduction band, it requires energy at least equal to Eg. और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वेरियस मेथड से मिल सकती है। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा दे मटेरियल का तो बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन इलेक्ट्रॉन may get this much amount of energy and will shift to the conduction band.
या फिर अगर हम कोई फोटोन गिरा दें लाइट का इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी ले करके और फिर वो कंडक्शन बैंड में चला जाए, तो बाय वेरियस वेज एनर्जी कैन बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड so that it may go to the conduction band. लेकिन जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तब सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होंगे, और टेम्परेचर जब बढ़ गया मान लो रूम टेम्परेचर पे या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले करके वो कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सप्लाइड इन वेरियस वेज। एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स can be supplied in various ways to go from valence band to conduction band. For example, by thermal agitation, यानी टेम्परेचर बढ़ा के, और बाय इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करते थे हम, या फिर और भी मेथड हो सकते हैं। Now on the basis of this energy band diagram, we can decide whether a material will be a conductor of electricity, it will be insulator, or it will be semiconductor. So on the basis of energy band diagram, we can decide whether a material will behave like a conductor, insulator, or semiconductor. तो इसमें देखो सबसे पहली बात ये है कि फॉर अ मटेरियल टू बिहेव लाइक अ कंडक्टर, एक ऐसा बैंड होना चाहिए जो पार्शियली फिल्ड हो और पार्शियली एम्प्टी हो, ताकि उसी बैंड के अंदर कुछ एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हों, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन ड्रिफ्ट इनसाइड द मटेरियल थ्रू दोज एनर्जी लेवल्स। तो फॉर अ मटेरियल to be a good conductor of electricity, there should be a single band which is partially filled and partially empty. So that
electrons may drift inside the material to flow the current. तो देखो कैसे भी, अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में दो सिचुएशन हो सकती है। जैसे मान लो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड के अंदर है, ठीक है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने बॉन्ड्स में हैं तो वैलेंस बैंड फुली फिल्ड होगा। लेकिन मान लो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड्स को तोड़ के बाहर आ जाएं, मतलब जो लैटिस स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, उसमें आ जाएं, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक देयर बॉन्ड and come into the lattice space, then they are said to be in conduction band. तो मान लो इसमें से काफी इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में आ गए, तो now conduction band is also partially filled and partially empty, and valence band is also partially filled and partially empty. ठीक है, तो मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट थे वो अब यहाँ पे आ गए हैं। So now valence band is also partially filled, partially empty, and conduction band is also partially filled, partially empty. So now electrons can drift in conduction band as well as valence band. So this is the case of metals. So such type of material will be a good conductor of electricity. या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि जो Eg है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर जाए एंड वैल्यू ऑफ Eg इज इक्वल टू 0। तो जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है ये आपस में ओवरलैप कर जाए। तो अगेन वी हैव a single band which is partially filled, partially empty. तो इस केस में Eg 0 हो गया। तो यहाँ पर Eg की वैल्यू 0 हो गई। तो फॉर मेटल्स यू कैन से दैट Eg इक्वल टू 0। तो इफेक्टिवली वी हैव ए सिंगल बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को मिला के अब एक ये सिंगल बैंड ही बन गया विच इज पार्शियली फिल्ड एंड पार्शियली एम्प्टी। तो फॉर ए मटेरियल टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर शुड बी अ सिंगल बैंड विच इज पार्शियली फिल्ड एंड पार्शियली एम्प्टी, ताकि इलेक्ट्रॉन उसमें ड्रिफ्ट कर सकें टू फ्लो दी करंट। तो ये वाला केस हो गया अभी मेटल्स का। सेकेंड है भी इंसुलेटर्स। अगर मान लो Eg की वैल्यू काफी ज्यादा है, if Eg is greater than say 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप काफी ज्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन्स को फिर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में काफी डिफिकल्टी होगी,
then no electron will be present in conduction band. Valence band will remain fully filled, and no electron will be present in conduction band. So such type of materials will be insulators. तो उनमें कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा और वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड होगा, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने के लिए सेम बैंड में कुछ एम्प्टी एनर्जी लेवल्स होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स उनमें जा करके और फिर आगे ड्रिफ्ट कर सकें। तो कोई बैंड अगर फुल्ली फिल्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे, और कोई बैंड अगर एम्प्टी है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर जो बैंड गैप है अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा है तो सच टाइप ऑफ मटेरियल्स विल बी इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल फॉर डायमंड, तो डायमंड के लिए जो बैंड गैप होता है ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट्स वाई डायमंड इज इंसुलेटर। और थर्ड केस है भी सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो फॉर सेमीकंडक्टर्स वैल्यू ऑफ Eg, अगर वैल्यू ऑफ Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0 के बीच लाई कर रही है तो सच टाइप ऑफ मटेरियल्स विल बी सेमीकंडक्टर्स। अब इसमें Eg की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, टेम्परेचर वगैरह से एनर्जी गेन करके। तो सम इलेक्ट्रॉन्स में गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड and flow the electricity. So such type of materials are known as semiconductors. For example, silicon is a semiconductor. तो सिलिकॉन के लिए Eg की वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर जर्मेनियम, तो जर्मेनियम इज आल्सो ए सेमीकंडक्टर। For germanium, value of Eg is around 0.72 electron volt. देखो ये वाला ग्रुप होता है जिसमें कार्बन वाला ग्रुप होता है, कार्बन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन इसमें टोटल 14 है, जर्मेनियम 32, फिर टिन होता है इसी ग्रुप में 50 एंड लेड 82। इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसका 1s2, 2s2, 2p2। तो आउटर शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो इसके आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे जर्मेनियम में आएगा 4s2, 4p2। तो इसके आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउट ऑफ दिस 5 एटम्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दीज आर सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि इनकी जो Eg की वैल्यू है वो 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच है। और कार्बन की जो फॉर्म है डायमंड, दैट इज इंसुलेटर, क्योंकि इसके लिए Eg है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बाकी दोनों कंडक्टर्स हैं भी, बिकॉज इनके लिए Eg होता है 0। सो दीज टू आर कंडक्टर्स। ठीक है भी। So on the basis of energy band diagram, we can differentiate between conductors, insulators and semiconductors. अब एक बार जो सिलिकॉन है भी, इसका जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स वो हम देख लेते हैं भी।
तो सिलिकॉन में कैसे होते हैं? हाँ जी, द प्रोसेस ऑफ splitting of energy levels in silicon. तो मान लो हम खूब सारे सिलिकॉन एटम्स को मिला करके सिलिकॉन का क्रिस्टल बना रहे हैं, तो फिर जो सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी? तो मान लो ये एनर्जी है and this is distance between silicon atoms. तो मान लो जब दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एटम्स के बीच तो एटम्स आर आइसोलेटेड, तो उसमें एनर्जी लेवल्स होंगे लाइक 1s 2s 2p 3s and 3p. So these are the energy levels. और मान लो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है सिलिकॉन के, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर, तो n एटम्स के हो जाएंगे 2n इलेक्ट्रॉन्स। तो 3s में टोटल स्टेट्स होंगी 2n और वो सारी की सारी भरी होंगी। लेकिन जो 3p है, 3p में एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बट एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी टोटल जो 6n स्टेट्स हैं उसमें से 2n भरी हुई है और 4n एम्प्टी है। तो आउट ऑफ 6n states in 3p level, 2n are filled and 4n are empty. Now suppose we start bringing the atoms closer to form the crystal. तो जब एटम्स को पास लाना शुरू करेंगे, जब डिस्टेंस d से कम होना शुरू होगी, तो the splitting of levels will start. तो इसमें 2p 2s और 1s इनकी तो स्प्लिटिंग ना के बराबर होगी, तो मेन स्प्लिटिंग होगी 3s और 3p की। तो मान लो अप टू डिस्टेंस c, अप टू डिस्टेंस c तो कोई खास स्प्लिटिंग नहीं हुई क्योंकि डिस्टेंस अभी काफ़ी ज़्यादा है।
लेकिन जैसे ही डिस्टेंस सी से कम होना शुरू हुई तो स्प्लिटिंग स्टार्ट्स। तो कुछ एनर्जी लेवल्स नीचे आ गए और कुछ एनर्जी लेवल्स ऊपर चले गए। और कुछ एनर्जी लेवल ऊपर चले गए। ऐसे 3p में कुछ एनर्जी लेवल नीचे आ गए और कुछ एनर्जी लेवल ऊपर चले गए। तो जैसे किसी इस डिस्टेंस पे ये 3s बैंड हो गया, ये 3p बैंड हो गया और ये इनके बीच का बैंड गैप हो गया। और फिर डिस्टेंस b पे आके एट r इक्वल टू b ये दोनों बैंड आपस में मर्ज कर गए, ये दोनों बैंड आपस में मर्ज कर गए। तो यहाँ पे हमारे पास अब एक सिंगल बैंड है ये। नाउ दिस बिकम्स अ सिंगल बैंड। ठीक है, तो हमारे पास एक ये सिंगल बैंड है। अब ये इस सिंगल बैंड में टोटल जो स्टेट्स अवेलेबल हैं वो 8n स्टेट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 4n एम्प्टी हैं और 4n फिल्ड हैं। इनमें से 4n फिल्ड हैं और 4n एम्प्टी हैं। तो नाउ दिस बिकम्स अ सिंगल बैंड। तो यहाँ पे आके 3s और 3p बैंड यहाँ पे आके मर्ज कर जाती हैं। फिर डिस्टेंस अगर और कम करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे जो 4n फील्ड है, जो 4n ये फील्ड है मान लो, और ये एम्प्टी है। तो 4n फील्ड स्टेट्स से सेपरेट फ्रॉम 4n एम्प्टी स्टेट्स। तो जो फील्ड स्टेट है वो नीचे चली जाती है कुछ, और जो एम्प्टी है वो थोड़ी ऊपर चली जाती है ऐसे। एंड फाइनली r इक्वल टू a इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो r इक्वल टू a इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो फाइनली जो 4n स्टेट्स भरी हुई है वो नीचे आ गई, तो ये मिलकर एक बैंड बनाती है, इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। और जो 4n एम्प्टी स्टेट्स हैं वो मिलकर एक बैंड बनाती है, इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये हो गया एनर्जी गैप, जिसकी वैल्यू है Eg। एंड फॉर सिलिकॉन वैल्यू ऑफ Eg इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। तो देखो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम एटम्स को पास लेके आते हैं तो उसमें से कुछ लेवल नीचे आने शुरू हो जाते हैं, कुछ लेवल नीचे आने शुरू हो गए और कुछ लेवल ऊपर जाने शुरू हो गए। ऐसे 3s में भी कुछ लेवल ऊपर जाने शुरू हो गए और कुछ लेवल नीचे आने शुरू हो गए। और r इक्वल टू b पे ये आपस में मिक्स हो गए। तो अब ये सिंगल बैंड बन गया। देखो अब ये सिंगल बैंड बन गया ये। सो दिस बिकम्स अ सिंगल बैंड एट r इक्वल टू b। इस सिंगल बैंड के अंदर टोटल 8n एनर्जी लेवल्स हैं, जिनमें से 4n फील्ड हैं और 4n एम्प्टी है।
फिर डिस्टेंस हमने और कम करी, तो फिर क्या हुआ, जब डिस्टेंस और कम करी तो एट सम दिस डिस्टेंस जो इनमें से फॉरेन फील्ड थे वो नीचे आ गए, मान लो ये फॉरेन फील्ड वाले हैं, तो ये नीचे आ गए। और जो फॉरेन एम्प्टी थे वो ऊपर चले गए। ठीक है भी, तो जो फॉरेन एम्प्टी थे वो ऊपर चले गए, और जो फॉरेन फील्ड थे वो नीचे आ गए। तो जो फॉरेन फील्ड थे उन्होंने मिलकर एक बैंड बना लिया, इसका नाम हो गया वैलेंस बैंड। और जो फॉरेन एम्प्टी थे उन्होंने मिलकर एक बैंड बना लिया, ये हो गया कंडक्शन बैंड। और उनके बीच का जो गैप है ये हो गया बैंड गैप, यानी ई जी। तो इस तरह से प्रोसेस होती है भी सिलिकॉन में। ठीक है, तो फाइनली भी जैसे ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बन गए, इनके बीच का बैंड गैप ई जी। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आना है तो दैट रिक्वायर्स एनर्जी एट लीस्ट इक्वल टू ई जी। लेकिन अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई जी कम हो जाएगी, एंड दैट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू फोटोन। तो फिर एक फोटोन निकलेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है फोटोन की, तो ए जी इक्वल टू एच इंटू एफ। ठीक है, भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड से वापस आता है वैलेंस बैंड में तो एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज बाय अमाउंट ई जी, और जो डिक्रीज हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सो दैट कन्वर्ट्स इनटू फोटोन, और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो ई जी इक्वल टू एच इंटू एफ, क्योंकि इस फोटोन की एनर्जी भी ई जी के बराबर होगी। तो यहाँ से फिर हम उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है।